गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में ही सही मेरे सीने में ही सही, लगी हो आग कहीं भी पढ़ने की वो बुझनी नहीं चाहिए। गुड मॉर्निंग बच्चे, एक बार फिर से मैं विष्णु पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल MWV के पांडे में आपका तहे दिल से स्वागत और आपका अभिनंदन करता हूँ। हर रोज़ की तरह आज फिर से लेकर के हाजिर हुआ हूँ NCERT मैथ क्लास 10th हिंदी मीडियम से। चैप्टर 7 चल रहा है आपका 7.2। क्वेश्चन नंबर आपके 6 या 7 तक हो गए हैं। अभी 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इनको सॉल्व करवा दे रहे हैं। देखिए, मैं आपको अपनी यह क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बात बोलना चाह रहा हूँ। बात यह है सर कि आप लोगों की पढ़ाई कंटिन्यू चल पाए, इसके लिए हम लोग निरंतर लगे हुए हैं। और आपका बोर्ड एग्ज़ाम भी आ गया है। बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए हमने हिंदी की क्लास भी स्टार्ट कर दी है, जो कि जिसमें ग्रामर का रोल बहुत लंबा रहता है, उसकी क्लास स्टार्ट कर दी गई है। और आपके एग्ज़ाम आते आते 2 या 3 महीने पहले 2 महीने पहले मैं आप लोगों की इंग्लिश ग्रामर की भी क्लास स्टार्ट करवा दूँगा। बस आप लोगों से हमारा कोई मांग नहीं है यहाँ पे, मांग बस इतना ही है कि आप लोग इस चैनल का अधिक से अधिक सपोर्ट करें। जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं उन बच्चों के पास इस वीडियो को, इस लिंक को शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब कराएं और उनसे कंटिन्यू पढ़ने की राय दें उनको। ठीक है, चलिए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास की शुरुआत में मैं बता दूंगा आपको कि क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो चुका है। चैप्टर 7 चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया है भाई। 7 मुझे लेके चलना है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपको पढ़ना है। तो 7 क्या कह रहा है, सुनिए जी का सवाल कह रहा है कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4 है। यानी आप ये समझो एक वृत्त है, वृत्त का व्यास AB होता है, AB का पॉइंट B दिया गया है, आपको A का निर्देशांक ज्ञात करना है। A का निर्देशांक ज्ञात करना है। पहले आप यहाँ एक अच्छे ढंग से देखिएगा बेटा, यह आपका कोई वृत्त है। क्या है भाई? वृत्त है। यह वृत्त का सेंटर है, इसको मैं मान लेता हूँ O है। और व्यास क्या होता है? व्यास एक वृत्त की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है या सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन होती है? कॉर्ड होती है। क्या होती है? और इसकी एक परिभाषा ये भी हो सकती है, मान लेते हैं कि यह AB एक आपका व्यास है, वृत्त के केंद्र से होकर के जाने वाली जीवा, वृत्त के केंद्र से होकर के जाने वाली जीवा क्या होती है? देखिए मेरी बात सुनिए पहले, थोड़ा सा पहले आपको मैं व्यास और उसकी कहानी बता देता हूँ। होता क्या है आखिर, अगर कोई जीवा क्या है पहले सुनिए, कॉर्ड क्या होता है, यानी जीवा क्या होता है भाई? अगर जीवा की बात की जाए, अगर जीवा की बात की जाए तो आप यहाँ ये समझें कि जीवा को समझने के लिए आप ये समझिए कि वह रेखा, यानी बिंदु को 2 अंतः बिंदुओं पर मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है बेटा, वह जीवा होती है। कहीं से भी मिलाया जाए, आप ऐसे भी, इसको भी मैं समझाऊंगा बाद में। बिंदु को 2 अंतः बिंदुओं से मिलाने वाली, ये मान लेते हैं PQ है तो यह भी क्या है? जीवा है। ये मान लेते हैं आपका R है तो ये भी एक जीवा है। अगर आप एक इसको ऐसे कर देते हैं, इसको S मान लीजिए, भी एक जीवा है। इसको अगर आप ऐसे कर देते हो S की, तो भी एक जीवा है। आपका यह भी एक जीवा है, यह भी एक जीवा है। यानी आप यह कह सकते हो कि वृत्त को 2 अंतः बिंदुओं पर मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वही क्या होता है? जीवा होता है, यानी कॉर्ड होता है। सर व्यास क्या होता है? फिर थोड़ा समझिएगा। व्यास के बारे में मैं कह सकता हूँ कि जो व्यास होता है आपका, व्यास आपका, एक बार समझिए इसको, व्यास क्या होता है? व्यास भी एक जीवा होती है। व्यास भी एक क्या होती है बेटा? जीवा होती है वृत्त की, लेकिन वही जीवा सबसे बड़ी जीवा होती है। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, ये मान लेते हैं आपका व्यास है। व्यास कब कहलाएगा? कोई जीवा अगर वृत्त के केंद्र से होकर जाता है तो वही आपका क्या होगा?
व्यास होगा। वृत्त क्या होता है? वृत्त की अगर परिभाषा देखा जाए, एक समतल तल के किसी भी बिंदु से समान दूरी की त्रिज्या लेकर के अगर एक आर्क कट किया जाए, उससे बनने वाला जो आपकी आकृति होती है, जो आपका फिगर होता है, वह सर्कल कहलाता है। या आप कह सकते हो, आप यह कह सकते हो कि ग्रुप सर्कल क्या है? ग्रुप ऑफ सेंटर एंड रेडियस इज कॉल्ड सर्कल। ये तो एक अपने इस सेंटेंस पे बनाया गया है। बाकी आप यह कह सकते हो कि किसी भी समतल तल के एक बिंदु से समान दूरी की त्रिज्या लेकर के अगर कोई आर्क कट किया जाए, उससे बनने वाला जो फिगर होता है वह क्या होता है? आपका वृत्त होता है। वृत्त में, यहाँ अभी मैं वृत्त की कहानी को नहीं पढ़ाऊँगा आपको। जब आपको वृत्त पढ़ाया जाएगा या वृत्तों से संबंधित क्षेत्र पढ़ाया जाएगा, वहाँ वृत्त के बारे में सही ढंग से बताया जाएगा आपको। अब यहाँ देखिए, यह क्या हो गया? व्यास हो गया। व्यास का यह पॉइंट दिया गया है। क्या क्या दिया है पढ़ लीजिएगा। क्या कह रहा है इसमें कि एक निशान ज्ञात कीजिए, ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र क्या है? 2,3 है। यानी ओ क्या है आपका? 2, वो भी माइनस में 3 है। बी का मान क्या दिया गया है? बी का निर्देशांक कह रहा है भाई 1,4 है। बी का निर्देशांक 1,4 है। अब आपको निकालना क्या है? ए का निर्देशांक निकालना है। ए का निर्देशांक निकालना है। अच्छा, आप ये भी जानते हैं कि अगर देखा जाए यहाँ पर अगर देखा जाए, ओ ए और ओ बी दोनों बराबर होंगे, क्योंकि यह क्या है बेटा? रेडियाई है। क्या है? अच्छा भाई, आप एक और देख लो, मैंने लिखा हूँ रेडियाई लिखा हूँ। रेडियाई का मतलब यह है, रेडियाई एक आपका प्लूरल फॉर्म है। होता क्या है? REDIUS, रेडियस होता है। क्या होता है बेटा? ये रेडियस सिंगुलर फॉर्म है और रेडियाई उसका क्या, जब एक से अधिक आपके क्या आ जाएं, रेडियस आ जाए, तो उसको हम कहते हैं रेडियाई कहते हैं। क्या कहते हैं? OA और OB। आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी सर्कल का जो रेडियस होता है, वो चाहे जिधर से मापिए, चाहे यहाँ से ऐसे मापिए, चाहे ऐसे मापिए, चाहे ऐसे मापिए, जो रेडियस होता है वो हर जगह से मापने पर समान होना चाहिए, और समान होता भी है। तभी जाकर के एक सर्कल आपका बन पाएगा। ठीक है? ऐसा थोड़ी है कि एक यहाँ से यहाँ मापे आपका 2 सेमी निकला, यहाँ से यहाँ मापे आपका 4 सेमी निकला है, यानी तब आपका सर्कल नहीं रहेगा ये। यानी आप इतना जानते हैं, एक वृत्त में बने हुए जो रेडियस होते हैं, ये रेडियस हर जगह क्या होते हैं बेटा? इक्वल होंगे ये। तो बेटा अगर इसका देखा जाए, अगर यही इक्वल है और हम पढ़ के आ रहे हैं सेक्टर फार्मूला, मैं लिख सकता हूँ कि दोनों पार्ट क्या है बेटा? इक्वल। ठीक है ना? ये दोनों पार्ट क्या है यहाँ पे? अब इनका अगर मैं रेशियो बता दूं, तो मैं यह लिख सकता हूँ कि इनका जो रेशियो है वो समान है, 1:1 मैं लिख सकता हूँ। 1:1 लिख सकता हूँ। अब इसको मैं दो फार्मूले से, बेटा सुना, इसको मैं दो फार्मूले कर सकता हूँ। एक तो आपका सेक्टर फार्मूला लगा करके, और एक दूसरा जो कर सकता हूँ मैं यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगा करके। दोनों फार्मूला लगा करके आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। चाहो तो सेक्टर फार्मूला लगा लो और चाहो तो डिस्टेंस फार्मूला लगा लो। चलिए हम पहले बात करते हैं सेक्टर फार्मूले पे। सेक्टर फार्मूला, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र क्या होता है बेटा? विभाजन सूत्र यहाँ पे O है तो O लीजिए, OX, Y फार्मूला अभी लिख रहे हैं हम। क्या होता है? होता ये है 1 2 2 1 1 + 2, 1 2 2 1 1 + 2, 1 + 2। ठीक है? यह आपका सेक्टर फार्मूला है। चलिए बेटा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका यह M1 है, यह M2 है। अब भाई यह आपका X1 और Y1 है, यह आपका X2 और Y2 है। चलिए बेटा लिखते हैं यहाँ पे। अगर मैं लिखना चाहूँ O 2, -3 2, -3 इक्वल
m1 क्या है, एक है, x2 क्या है, m1 x2 क्या है भी एक, वो भी एक है, प्लस m2 एक है, x1 क्या है, x है, बटे में m1 प्लस m2 कामा, ऐसे ही m1 y2 क्या है 4 है, प्लस m2 क्या है एक है, और y1 क्या है y है, अपान में क्या, अपान में आपका हो जाएगा 1 प्लस 1। अब ध्यान दीजिए बेटा, निकल के क्या आएगा 0 2 कामा -3 इज इक्वल टू 1 1 जा 1 x 1 प्लस 1 2 4 1 जा 4 y का y 1 प्लस 1 2 0 2 कामा -3 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो कि यह एक्स वाई की टर्म में है और आपका सवाल भी एक्स वाई की टर्म में आ चुका है। अब आपको मैं बताया था कि यह दोनों क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि इक्वल का साइन लगा हुआ है। जब इक्वल का साइन लगा हुआ है तो आप यहाँ क्या कर सकते हो कि एक्स का कंपेरिजन एक्स के साथ और वाई का कंपेरिजन वाई के साथ करिए। एक्स का कंपेयर करेंगे एक्स के साथ तो एक्स की वैल्यू निकलेगी, वाई करेंगे तो वाई निकलेगी, वाई करेंगे तो वाई की निकलेगी। अब बेटा हम निकाल क्या रहे हैं यहाँ पे, यहाँ हम निकाल रहे हैं बाबू एक्स और वाई। क्या निकाल रहे हैं, एक्स और वाई का मान अगर निकाल लो, एक्स और वाई का मान निकाल लो तो वही क्या होगा आपका, वही आपका कोऑर्डिनेट होगा ए का, पॉइंट ए का। ठीक है, चलिए हम करते हैं बेटा, कंपेरिजन करते हैं। ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बस हमने कुछ किया नहीं है, हमने बस ये किया है कि जो आपका सेक्टर फार्मूला होता है, सेक्टर फार्मूले में हमने उसकी वैल्यू एक्स वाई और m1 m2 की वैल्यू पुट की है। ठीक है, याद रखिए आप कंपेरिजन करते हैं, अगर x का कंपेरिजन x के साथ करोगे बेटा तो यहाँ पर x प्लस ऐसे मान लो x प्लस भाई 1 प्लस x है, या x प्लस 1 अपान में 2 बराबर क्या है 2 है आपका, यहाँ अपन 1 कर लीजिए। अगर आप इसका क्रॉस कर लीजिए, ये क्रॉस तो x प्लस 1 बन जाए, x प्लस 1 और 2 क्या होगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये 1 को ट्रांसफर करिए वहाँ, ये प्लस में थे 1 माइनस हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू आने वाली है वह आने वाली है बेटा 3। यह x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। अब यही क्या निकालेंगे हम, इसका तुलना y का जो कंपेरिजन है o के कोऑर्डिनेट o का जो आपका पॉइंट y है उससे कंपेरिजन करेंगे तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू -3 कर लीजिए। यहाँ भी क्रॉस करना होगा आपको, तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू -6, तो y निकालने वाले हैं तो -6 उधर ट्रांसफर होगा, ये भी माइनस में हो जाएगा। तो जो y की वैल्यू निकल के आ रही है भाई -4 -6 -10 होगा। है भाई -6 और -4 माइनस क्या होता है प्लस एड हो गया, लेकिन साइन उसी का लगता है जो नंबर बड़ा होता है। ठीक है, और फिलहाल यहाँ बड़ा किया, यहाँ कंपेरिजन किया जाए। अगर आप ऐसे मत देखिए कि -6 बड़ा है -4 बड़ा है, कौन से नंबर है, जो नंबर बड़ा है उसमें साइन कौन सी है। अगर यहीं प्लस होता फिर भी आपका साइन क्या आता है। अगर आप ऐसे देखोगे कि छोटे बड़े के हिसाब से कि जो बड़ा होगा वही उसी की साइन आएगी, तो 4 की साइन आनी चाहिए। तो यहाँ ऐसे मत देखिएगा, यहाँ पर देखिए 6 बड़ा है कि 4 बड़ा है, बड़ा कौन सा 6 है तो 6 की साइन आएगी, ऐसे देखना है आपको। या मत देखिए कि सर कोई समझ आ रहा है कि 6 बड़ा है -6 बड़ा है +4 बड़ा है +4 है, ऐसा नहीं देखना है आपको। ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू आ गई वो वाई की वैल्यू क्या आ गई -10 आ गई। वाई की जो वैल्यू निकली यानी एक्स और वाई का जो मान निकल के आया वह आपका निकल के आया एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू -10। तो मैं कह सकता हूँ जो ए का जो कोऑर्डिनेट आएगा, ए का जो कोऑर्डिनेट आएगा, ए का जो कोऑर्डिनेट आने वाला है बेटा वह आने वाला 3 -10। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत बताओ भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो बताएं। देख ले एक बार, समझ लें इसको, हम चलते हैं अगले सवाल में फिर। चलिए